बीमारी आती है, तो बीमारी आनी ही नहीं चाहिए। अब कोई बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। We are not born to suffer in life. We are born to enjoy every moment of our life. हम हर क्षण आनंद से बिताने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, गलतियां हो जाती हैं। तो चिकित्सा में हुआ क्या है, योगा इंस्टीट्यूट पे जब कोई भी आता है तो कुछ न कुछ योग सीखने कोई नहीं आता शुरुआत में, अब आने लगे। लेकिन पहले योग सीखने nobody would come for that. They have some problem, health problem, तो वो आते हैं। फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, अटैक आ गया, डायबिटीज हो गया, ऐसा हो गया, और ये प्रॉब्लम को लेके लोग आते हैं। और दूसरे भी प्रॉब्लम होते हैं, पति पत्नी का एक दूसरे के साथ जमता नहीं है, या बच्चों के साथ गड़बड़ हो रही है, माता पिता के साथ गड़बड़ वगैरह वगैरह, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो जब प्रॉब्लम लेके आते हैं तो हमें पहले उनको स्वस्थ करना पड़ेगा। बीमार होकर योग नहीं किया जा सकता, स्वस्थ हो पहले और फिर योग शुरू करो। फर्स्ट बी हेल्दी एंड देन स्टार्ट लर्निंग योगा। तो कहाँ हम गलतियां करते हैं वो ढूंढ निकालना पड़ेगा। तो एक बार एक व्यक्ति आए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं। एक बार एक व्यक्ति आए, उनके पास तो लंबी लिस्ट थी बीमारी की। प्रेशर कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, हार्ट एंजाइना पेक्टोरिस, थोड़ा सा एंजाइना में पेन भी हो रहा है, जरा कुछ चलते हैं या चढ़ते हैं तो दर्द है कमर में, इधर उधर, नींद नहीं आती है बराबर, और गैसेस बहुत हो रहे हैं, एसिडिटी बहुत हो रही है वगैरह। तो फिर हमने पूछा कि करते क्या है जीवन में, तो पता है, समझ में आया कि वो तो पैसा कमाने की मशीन है। सवेरे से उठा, अपना बिजनेस शुरू, रात तक बिजनेस करे, घर पे आए, वहां पे फाइल वाइल लेके आए, ध्यान ही बिजनेस में। पत्नी ने खाना दे लिया, खा लिया, कभी कभी बीबीसी देख लिया या टीवी देख लिया, न्यूज के लिए हो गई, और सो गए। यही उनका जीवन। पत्नी के साथ काफी टेंशन हो रहा था। पत्नी को तो लग रहा था कि इस आदमी से करूंगी क्या, छोड़ के जा क्या नहीं। ये सब बातें समझ में आई। तो डॉक्टर साहब ने क्या इलाज बताया होगा आपको पता है? हमने यानी इंस्टीट्यूट में हमने उनका इलाज क्या बताया? हमने ये नहीं बताया कि ये आसन गैस के लिए करो, ये आसन ब्लड प्रेशर की लो करने के लिए करो, ये प्राणायाम इसके लिए करो, बिल्कुल नहीं। हमने उन्हें कहा कि आप हर रोज अपनी पत्नी के साथ 1 घंटा कुछ खेलो। क्या पत्नी के साथ बोले कुछ भी, क्या खेलेंगे पत्नी के साथ? कुछ भी खेलो, मेरा ताश खेलो, कैरम खेलो, कुछ बॉल के साथ खेलो। बोलते आप इंस्टीट्यूट में ताश खेलने की बात कर रहे हैं? पैसा डाल के नहीं भाई, उसमें फिर टेंशन होता है, खेलो। और कुछ नहीं, जाओ ये करके आओ हमारे पास, 1 महीने बाद आना, बस यही आपका इलाज है। उसको समझ में नहीं गया करने। पत्नी के साथ उसने खेलना शुरू किया, धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होने लगी, साथ में हंसने लगे, खर्च करने लगे, बातें शुरू हुई, कभी बॉल यहाँ डाले, वो उधर से डाले, एक एटमॉस्फेयर बना। और जब ये हुआ तो फिर प्रॉब्लम कहाँ रहता है? गैसेस तो जो ही ठीक हो गई, एसिडिटी भी ठीक हो गई। 1 महीने बाद जब आया तब पूछा गया कि भाई तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन गैस कहाँ है? हो गया सब ठीक। कैसे ठीक हुआ? ताश खेलते खेलते ठीक हो गया। ढूंढना पड़ेगा हमें रूट कॉज, क्यों प्रॉब्लम आते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति के साथ अनबन है तो पकड़ो उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के बैठो और बात करो, बात करने का एटमॉस्फेयर लाओ। इस तरह चलो कि जिससे कुछ एटमॉस्फेयर हो बात करने का, और उसके साथ बैठ के बात करो कि क्या है क्या नहीं। ऐसे प्रॉब्लम नहीं आ जाते। एक जोक है ना कि जब अमेरिका में पति पत्नी लड़ते हैं, खूब झगड़े होने लगते हैं, तो आदमी सीधा कोर्ट में जाता है कि चलो यार खत्म करो, कितने पैसे देने करके, अब डिवोर्स। लंदन में अगर पति पत्नी बहुत लड़ते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो आदमी दारू खाने में जाके दारू बहुत पीता रहता है, पी पी के घर पे आता है और फिर लड़ू लुढ़क के सो जाता है।
इंडिया में अगर पति पत्नी में लड़ाइयाँ हो तो पति कहाँ जाएगा? कोई आंसर? कहाँ जाएगा? धीरे बोल रहे आप। इंडिया अगर पति पत्नी में लड़ाई हो वो अपनी माँ के पास जाएगा ना, वो अपनी माँ के पास जाएगा। और यहाँ क्योंकि इंडिया में परिवार जुड़ा हुआ है, खाली दो व्यक्ति नहीं शादी करते हैं, दो परिवार का मिलन होता है और फैमिली होती है। जहाँ फैमिली होती है वहाँ बड़े बड़े प्रॉब्लम को शेयर करना आसान हो जाता है। मेरे बेटा ऋषि, उसकी जब शादी करने का हमने नक्की किया तो मैंने सबसे पहला नियम ये रखा कि जो लड़की मेरे घर आएगी वो लड़की जॉइंट फैमिली की होनी चाहिए, खाली पति पत्नी और एक लड़की नहीं, मुझे जॉइंट फैमिली की लड़की चाहिए। शादी ऐसा क्यों कि मेरे परिवार में हम 5 जनरेशन साथ में रहते हैं। मैं 76 ईयर की, 76 साल की। मेरी माँ अभी 95 इयर्स की है और बहुत ही हेल्दी और फिट है। हो गया 2 जनरेशन, हमारे बीच में एक और जनरेशन है, उसके बाद में बेटा, उसके बाद में बेटा, उसके बच्चे, तो वो मिलाकर इतनी बड़ी जनरेशन। तो कोई व्यक्ति जो जॉइंट फैमिली में रहता है वो सहन करना जानता है, कभी चुप रहना जानता है, कभी गम खा के फिर भी कर लेना चाहता है, कभी ऑर्डर ले लेना चाहता है, अब ये मत करो तो मत करो, प्रश्न नहीं पूछेंगे मत करो। इस तरह की वो व्यक्ति होती है, अपने आप टॉलरेंस पावर स्ट्रॉन्ग होता है, सहन शक्ति बहुत होती है, ये सब कुछ में होता है। और इसीलिए वो लड़की मेरे घर पे आई इंदौर से बम्बई, और उसके घर में 28 लोग रहते थे, फादर, उसके भाई, उसका खुद का भाई बहन, और फिर फादर के भाई, 4 भाई, उनका परिवार, दादाजी के भी 2 भाई, दादी की कुछ बहनें, ऐसा मिला कि इतना बड़ा परिवार था कि कहने की। और बड़े प्यार से हंसते हंसाते हर दूसरे दिन कोई न कोई पार्टी होती, क्योंकि कभी किसी का जन्मदिन है, कभी किसी का वो है, कभी किसी की शादी का दिन है, यानी वहाँ सेलिब्रेशन होता है। मैंने देखा कि ये सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। एक हर दिन एक उत्सव की तरह होना चाहिए। हो रहे प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम आते हैं तो क्यों आते हैं? कोई कारण से आते हैं, शायद कारण नहीं मालूम हो, लेकिन प्रॉब्लम परमानेंट तो नहीं आते ना, प्रॉब्लम टेम्पररी होते हैं। ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी प्रॉब्लम इश्यूज, दे कम टू गो, नॉट टू स्टे। प्रॉब्लम्स चले जाएंगे भाई, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम की वजह से दुखी होना नहीं। फॉर्मूला क्या है? प्रॉब्लम के बारे में कभी मत सोचो, सॉल्यूशन के बारे में सोचो। घर में इस व्यक्ति की डेथ हुई, चलो परिवार का व्यक्ति खत्म हो, अब वो नहीं रहा आपके साथ, अब आपका कर्तव्य क्या है? बैठे बैठे रोते रहना कि हाय मेरा हस्बैंड मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया, वो करते रहना। यहाँ आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे, आपको अपना कर्तव्य करना है। डेथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बर्थ और डेथ वो हमारे हाथ में है ही नहीं, समय कब पैदा और कब मरना, समय फिक्स है। तो बहुत जरूरी है कि डेथ को भी नेगेटिवली कभी मत लो, बुरा हुआ। डेथ के बाद वापस बर्थ आ नहीं पाता है, आप भगवत गीता पढ़ो, वापस पैदा हो नहीं पाता है, तो आप उसको कैसे ले सकते हो नेगेटिवली? वो व्यक्ति फिजिकली यहाँ नहीं है, मगर वो है। आप एक बात समझ लो कि संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, हर चीज है, सिर्फ उसका रूप बदलता है, शेप बदलता है, फॉर्म बदलता है, नाम बदलता है, मगर वो व्यक्ति है, खत्म नहीं हो जाता। नथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज देयर। साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि एनर्जी इज कांस्टेंट। तो वो व्यक्ति, जब भी आप उसको याद करो, वो व्यक्ति है आपके पास। अभी कोई प्रॉब्लम हुआ, आप सोचोगे कि मेरी दादी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती थी, वो ये करती थी कि खांसी आ गई है, सर्दी हो गई तो इसमें काढ़े में ये बना लेती थी, खा लेती थी। बस आप वो व्यक्ति है, आपके मन में, आपके दिल में वो व्यक्ति है, तो व्यक्ति जिंदा, और वो कोई दूसरी फॉर्म में आ जाएगी
तो ये बात समझ, घर पे डेथ हुई तो क्या होगा कि भाई आप बैठ के रोने धोने से रोना आएगा, 5 मिनट रो लो पेट भर के, 5 मिनट, ज्यादा समय मत निकालो रोने धोने में, काम पे लगो। दूसरे कितने व्यक्ति हैं जो दुखी है उनको सांत्वना दो, उनको खिलाओ पिलाओ। वो व्यक्ति जो डेथ बॉडी उसको स्मशान ले जाना है, उसके डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, कितना काम होता है। डेथ हो जाती है परिवार में, सो मच वर्क इज देयर। काम करना शुरू करो, दुनिया आएगी आपको मदद करने, कोई आपको खिला रहा है आप रो रहे हो, ये सब मन रहा है पार्वती जानो, कुछ नहीं। तो अपने देश में बहुत अलग अलग कल्चर है। जैन जो होते हैं ना वो ये सब नहीं करते, वो एक बार मृत्यु हुई तो शरीर भस्म हो गया, नष्ट हो गया और आत्मा प्रिय हो गई। अब उसका कुछ करोगे, बार करो, तीज करो, ये करो वो करो, सब कुछ नहीं करते हो, कुछ भी नहीं। प्रेयर करेंगे, भगवान को नाम याद करेंगे, कभी प्रेयर मीटिंग रख लेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे, भगवद गीता पढ़, जैनों की कितने अच्छी किताबें वो पढ़ेंगे, लेकिन और कुछ नहीं। तो क्या अलग अलग कल्चर है। मेरे परिवार में मैंने कितनों की डेथ देखी है और मैं खुद गई हूँ सब डेड बॉडी को लेकर स्मशान में। तो आपको लगता है कि जीवन क्या है, आज कोई है और कल कोई नहीं रहेगा। जब ये दिखने लगता है तो लगता है कि ऐसा अटैचमेंट लाना नहीं है, चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखना, साक्षी भाव से देखना, साक्षी भाव आना चाहिए अपने अंदर। और वो जब करने लगेगी तो बात ही कुछ और हो जाएगी। हर चीज को साक्षी भाव से देखो, वैराग्य लाना चाहिए, डिटैचमेंट आना चाहिए। जैसे जैसे अब हमारी उम्र बढ़ती है हमारे अंदर वो वैराग्य भाव आना बहुत जरूरी है। तो योग की फिलॉसफी ने कहा है ये सिंपल रास्ते हैं, आप अपना कर्तव्य करते चलो, अपना कर्तव्य करते करते आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। महाभारत जब व्यास ने लिखी तब उसने अंत में क्या लिखा, पूर्व बाबू उन्होंने ये कहा कि मैं मेरे दोनों हाथ ऊपर कर करके चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि आप सब अपना कर्तव्य क्यों नहीं करते। कर्तव्य यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज। अगर आप ये करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, नाम पैसा प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाएगा। कर्तव्य करो बस। ये महाभारत की लड़ाई के बाद उन्होंने जब गीता की तो ये श्लोक लिखा है, तो हमारे इंस्टीट्यूट में हमने वो श्लोक लिखा है, संस्कृत का वर्जन और इंग्लिश का वर्जन, कि एवरीबॉडी शुड डू देयर ड्यूटी इन लाइफ। गृहस्थी, पत्नी की एक ड्यूटी होती है, पति की एक ड्यूटी, बच्चों की एक ड्यूटी होती है, माँ बाप की कर्तव्य, सभी को अपने कर्तव्य करते हैं। तो कर्तव्य करते करते ही ज्ञान प्राप्त होता है। किताबें पढ़कर नहीं, पढ़कर तो 10% ज्ञान रहता है, बाकी भूल जाता है आदमी। You forget, but go on doing your duty, and that makes person somebody. तो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान नॉलेज आएगा, तो जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना संसार के प्रति डिटैचमेंट आएगा, वैराग्य आएगा, समझ में आने लगेगा कि ये संसार है, संसार समझ में आने लगेगा, संसार का सार है, लगेगा कि चलो। और फिर जब वैराग्य आ जाएगा तो फिर ऐश्वर्य आएगा। ऐश्वर्य यानी कॉन्फिडेंस, विल पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी, ये सब है। क्योंकि फिर जीवन में जो भी हो रहा हो आप उसको बैलेंस कर पाओगे, आपको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी, दुखी नहीं करेगी, टेंशन नहीं लाएगी। टेंशन हटने का कारण क्या है, अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हो, टेंशन के बारे में सोच रहे हो, सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ा। सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि टेंशन, प्रॉब्लम कहाँ है, वो प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो। मेरे एक पैर पे अगर दुख रहा है तो सोल्यूशन क्या है, दूसरा पैर में जाना मांगो और इस पैर को थोड़ा आराम दो, और उसके बाद में वो सब करो जिससे धीरे धीरे उस पाँव में स्ट्रेंथ बढ़े। कहाँ कौन सी चीज नहीं दुखती, तो हाथ नहीं दुखता है, चेस्ट नहीं दुखता है, सब कुछ नहीं दुख रहा है, तो जो नहीं दुख रहा है उसकी तो एक्सरसाइज करो, उसको तो थोड़ा लचीला बनाओ, उसमें तो थोड़ी ताकत बढ़ाओ, तो जो कमजोर पार्ट है उसमें भी स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये फॉर्मूला अपनाना है, प्रॉब्लम के बारे में नहीं, सॉल्यूशन के बारे में।
इंसान को हार्ट अटैक आ गया, बैठ गया, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। अरे भाई, हार्ट पेशेंट का हार्ट अटैक का मतलब क्या? आपके पास हार्ट है और आप जिंदा हो। नहीं तो हार्ट अटैक के बाद सीधा मर जाता है ना, अगर मैसिव हार्ट अटैक है। जिंदा हो इसका मतलब अब आप जिंदा रह रहे हो तो अच्छे काम करो, क्योंकि ब्लॉकेजेस हुए हैं तो क्या, कैसे जीवन जी रहे हो, इसलिए ब्लॉकेजेस हुए। जीवन बदलो, खाने पीने की आदतें बदलो, सोने को अच्छी तरह सोना सीखो, गुड स्लीप, थोड़ी वॉकिंग करो, क्लाइंबिंग करो, थोड़ी मूवमेंट करो बॉडी की। अब ऑफिस में बैठे एक ही जगह लंबा बैठे, जरा खड़े हो गए, थोड़ा ट्विस्ट कर लिया, फिर बैठ गए, अब किया ना आपने, क्या टाइम लगा? आधा मिनट, 1 मिनट करना चाहिए। बैठे बैठे टेलीफोन अपने पास मत रखो, दूर रखो। तो फोन पे रहता, दूर जाओगे, लेके आओगे तो थोड़ा चलना हो जाएगा। अपने आप ढूंढ निकालो कि क्या करने से आप थोड़े एक्टिव रह सकते हो। You should be moving, make your body move. Movements are important. You should be doing that, not sitting down at places and say, I have a serious backache. Oh my God, I can't walk only now. My knees hurt. But then you have stopped walking. तो चलना शुरू करो ना दिन में बहुत बार। ये सब करना चाहिए। हमारे पास एक मेडिकल डॉक्टर आते हैं, बिल्कुल सामने रहते हैं इंस्टीट्यूट के, डॉक्टर शांताराम शेट्टी। उनका ब्लड प्रेशर ऊपर आने लगा तो उसने कहा क्या डॉक्टर है वो खुद, वो बोला ब्लड प्रेशर की गोली जिंदगी भर लेनी पड़ेगी तो वो छूटेगी जिंदगी भर। तो बोला कुछ और सोचता, तो वो सामने इंस्टीट्यूट में आए। इंस्टीट्यूट में हमने कहा जरा योग सीखो, थोड़ा वॉकिंग, थोड़े आसन, एक्सट्रीमिटीज में सर्कुलेशन बढ़ाना जरूरी है। नीचे बैठना, उठना, उत्कट आसन बहुत जरूरी। कम चीजें करो, उसको बड़ा अच्छा आने लगा, उसका प्रेशर 3 महीने में नॉर्मल होने लगा, उत्साह आ गया। फिर उसने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया और टीचर बन गया इंस्टीट्यूट का। वो व्यक्ति मुझे कहता है कि पहले वो एक पेशेंट को देखने में उसको 10 से 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट लगते थे। अब उसके दिमाग इतना शार्प हो गया है और माइंड इतना क्लियर हो गया है कि अब एक व्यक्ति को देखने में उससे 5 मिनट भी नहीं लगते, उसको प्रॉब्लम समझ में आता है और क्विकली वो उसको हेल्प कर सकता है। इतनी गर्मी होती है उसके ट्रेनिंग में, क्योंकि वो इस ढंग से एनालाइज कर लेता है, झट से उसको समझ में आता है कि यार दवा की जरूरत नहीं, या खाली वॉकिंग की जरूरत है, या दवा की जरूरत है पर उसकी नींद की वो जरूरत है, या डेफिशिएंसी आ गई है, D3 डेफिशिएंसी, उसको देखने की जरूरत है। D3 की डेफिशिएंसी आएगी तो कमर तो दुखेगी, शरीर में नुकसान होगा नहीं। आजकल धूप में कोई जाता नहीं, आपके यहाँ इस एरिया में तो भी सर मिल जाता है और हम धूप में भी चल लेते हैं, मगर बड़े बड़े शहरों में धूप है ही नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ऊंची ऊंची, लिफ्ट में जा रहे हैं, उनको कहते हुए लिफ्ट छोड़ दो, 5 फ्लोर रोज चढ़ के आ जाने का। ऑफिस में काम करते हो, लंच ब्रेक होता है, चलो 5 फ्लोर चढ़ के आ जाओ, सांस नॉर्मल हो जाए। खाना खाने में कितना समय लगता है? मैक्सिमम 10 मिनट। स्टार्ट करने में कितना समय लगता है? बहुत तो 10 मिनट। ये टाइम प्रेशर लाओ जीवन, टेंशन मत लो, टाइम प्रेशर में जियो। मैं लोगों को पूछती हूँ पॉटी करते हैं कितना समय लगता है? लोग आधा घंटा पॉटी में बैठे रहते हैं, मोबाइल लेके, और घुटना दुख रहा है तो गर्म पानी लेके घुटने पे डाल रहे हैं, पॉटी करते आए हो या घुटने के। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो मेडिकल डॉक्टर था, वो रहता था सांताक्रूज में और उसकी मीटिंग थी चर्च गेट में। यानी आप अगर ड्राइव करके जाओगे तो घंटा लगेगा और अगर ट्रेन में जाओगे तो 35 मिनट अगर अब मीटिंग वहां है, लेकिन वो घर पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने टॉयलेट पे ही वो पेट साफ कर सकता है, दूसरे कोई टॉयलेट पे नहीं कर सकता। अभी देखो, अब इस तरह हम बंद जाएंगे तो कैसे चलेंगे? कहीं न कहीं हमें ही ढूंढना पड़ेगा कि हम कहाँ अटक गए और अपने आप को ठीक ठाक करना जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं जीवन। अब आप जब जीवन में देखोगे ना ये सब, बड़ा मजा आएगा, तो हंसी आती और एंजॉय करो एक एक व्यक्ति को देख देख के, उसके ऊपर हंस नहीं रहे, वो एक वैरायटी को देख के लगेगा कि भगवान क्या प्यारी प्यारी बात की बनाई है, ईश्वर की याद है,
वो फूल देख रहे हो, पौधे देख रहे हो, पशु पक्षी देख रहे हो, किसकी याद है? प्रभु की याद है कि क्या हुआ स्थिति बनाई। तो ये बहुत जरूरी है और बिल्कुल ईश्वर पे मानना है, मतलब मानना ही है। ईश्वर सत्य है, बिल्कुल सत्य है और सत्य ही सुख है, शिव है, शिव ही सुंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरा रोज सोने के पहले ईश्वर से बात किया करो, प्रभु आज ये बराबर नहीं गया, मुझे टेंशन है, तुम सोचो मैं तो सो रहा हूँ। रोज मैं तो बात कर रही हूँ और फिर सवेरे उठ के आपको जो पहला विचार आए वो आपका आंसर, आपको आंसर मिल जाए, मैं गारंटी के साथ कहती। मगर अच्छे दिल से ईश्वर को आप चिंता करना बंद करो तो ईश्वर करेगा ना। अगर मैं है तो फिर ईश्वर कहाँ रहा? मैं हटेगा तो ईश्वर आएगा। वो आई सेंस ईगो जाएगा तो गॉड विल टेक। तो ये योग सूत्र है ना, अथ योगानुशासन अभी पहला सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोध ये दूसरा सूत्र, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान ये तीसरा सूत्र। यानी क्यों चित्त की वृद्धि करना है? क्योंकि अपने ही दृष्टु ईश्वर के को समझना है, अवस्था को समझना है। और चौथा है वृत्ति सारूप्य वितरण, या तो माइंड वृत्तियों में जाता है, संसार में भटका है, या माइंड प्रभु की तरफ जा रहा है। दोनों तरफ जा सकता है माइंड, तो इस माइंड को ट्रेन करना है। तो आप जब सोने जाते हो तो प्रभु की तरफ माइंड जाना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि अब ये काम नहीं हुए, अब तू सोच, गॉड यू टेक केयर, आई एम स्लीपिंग। सोचना है दिन में क्या क्या अच्छा हुआ उसके बारे में सोच, गलत तो हुआ यूं याद रहता है, अच्छा तो याद बहुत गलत बोलने की लिस्ट तैयार है, मगर क्या अच्छा हुआ, व्हाट गुड हैपेंड, नो लिस्ट। बहुत स्टार्ट थी, अगर खेलते हुए बच्चे दिख रहे हैं, हंसते खिलखिलाते तो अच्छा नहीं है, कोई सुंदर फूल दिखा अच्छा नहीं है, सूरज उगता हुआ दिखा अच्छा नहीं है, आज किसी ने आपको गालियां दे दी अच्छा नहीं है, आज कोई चीज करने वाला नहीं आ जाता, अगर देखने जाओ तो अच्छाई भी मिल जाएगी। आज कोई आपकी निंदा करता है, अगर आपने 2 बार निंदा की 10 बार नहीं की, बहुत अच्छा होता है, तो बहुत ढंग से आप देख सकते हो अच्छा क्या हुआ। वो सोच कर आप सोओगे ना और ईश्वर से बात कर लोगे तो देखो कि आप नींद आती है, वो नींद एक समाधि की तरह होगी और वो नींद फिर सवेरे आपको जो विचार देगी आप बस वो करो और आप सफल ही होंगे। तो लाभ जीवन में ये सब बातें, बस हम सारी विधि को सुनेंगे और हमें